हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और नई चाइनीज बिल सीरीज को, जिसका नाम है बिटर स्वीट लव। और ये एक नई रेड फ्लैग टॉक्सिक बिल सीरीज होने वाली है, बिल्कुल टू माई श्योर और डबल एलिस की तरह, जिसमें कि एक टॉक्सिक टॉप होगा जो कि बॉटम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल फांसियाओ और लुफिंग की तरह। लेकिन ये सीरीज ज़्यादातर लेवल पकड़ लेगी क्योंकि इसमें कहानी दिखाई जाएगी एक लड़के की जो कि अपनी बहन के पति के साथ प्यार के रिश्ते में बन जाता है, और वह दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पागल इंटीमेसी शेयर करते हैं। जहाँ पर वो टॉप लड़का जो कि अपनी बहन के हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा पूरी तरीके से, जैसे कि फांसिया और डुफेंग किया कर रहे थे उनकी सीरीज में। लेकिन अभी इसका एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे हाइप भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंच सकेगा। तो ये शुरू करते हैं बिटर स्वीट लव के पहले एपिसोड का एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत 1992 में होती है, जहाँ पर एक लड़का कमरे के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर एक दूसरा लड़का पेपर पढ़ रहा था। लेकिन तभी वो लड़का, जिसका नाम फांसियाओलू है, वो उससे कहने लगता है कि दरअसल भाई, क्या तुमने खाना खा लिया? वैसे हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले। लेकिन तभी वो लड़का भी उससे कहने लगता है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं खाया। लेकिन तभी अचानक से वो उससे कहने लगता है कि तुम तो यहाँ से कुछ दिन पहले चले गए थे, है ना? लेकिन तभी वो लड़का भी उसे कहने लगता है, फांसियाओ, कि दरअसल यहाँ पर मेरी माँ आने वाली है, वो मुझसे बीजिंग में ही मिलना चाहती है इसकी वजह से। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का भी उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी याद आ रही है तो वो अगली बार भी तो आ सकती है। लेकिन तभी अचानक वो उससे कहने लगता है कि भाई, क्या आप उसे कॉल करके बता देंगे, यानी कि मेरी माँ को? लेकिन तभी वो लड़का भी उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा। लेकिन तभी वो लड़का उससे कहने लगता है कि वैसे भाई, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? और वो लड़का फिर से कहने लगता है कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन तभी आगे लूफान से उसे कहने लगता है कि कैसा रहेगा कि हम दोनों बाहर जाकर खाना खाएं। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो लड़का वहां से जाने ही वाला था, लूफान सियाओ। लेकिन तभी अचानक वो रुकते हुए अचानक से उसकी पैंट को निकाल कर खड़ा रहता है उस लड़के के पीछे, अपने चेहरे को नीचे छुपाते हुए। और वो पेपर पढ़ने वाला लड़का भी इस बात को नोटिस करता है। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से 2 साल पहले चली जाती है, जहाँ पर उसी लड़की यानी कि लूफान सियाओ की एक बहुत ही अमीर लड़की के साथ शादी हो चुकी थी, क्योंकि वो बीजिंग की बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से थी। और उसने ये शादी सिर्फ उसके परिवार के प्रेशर में आकर ही की थी, स्पेसिफिकली उसकी माँ के प्रेशर के नीचे आने के बाद, क्योंकि उनके मुताबिक उसका फ्यूचर सिक्योर होने वाला था। और उसी के बारे में सोचते हुए लूफांसियाओ बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में उसके कमरे में एंटर करता है, जहाँ पर उसकी बेबी यानी कि उसी लड़के की बहन, जो कि कहानी की शुरुआत में हमें देखने को मिला था, वो सो रही थी, जिसका नाम लुसीन था। लेकिन तभी अचानक वो उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर चिल्ला कर कहने लगती है कि तुम मेरे साथ शादी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बेड में मेरे साथ सो के जाओ, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी अचानक से जब वो दूसरे कमरे में एंटर करने ही वाला था, वो उसके माता-पिता की बात सुन लेता है, जहाँ पर वो कह रहे थे कि दरअसल वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अमीर तो है, लेकिन वो उसके पेट में किसी और का बच्चा लेकर पाली हुई है। इसकी वजह से उसकी फैमिली ने इतनी जल्दी में उसकी शादी कर दी। लेकिन तभी उसके माता-पिता इसके बारे में बातचीत करने लगते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे बेटे का फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा, और उसके साथ-साथ हमारा भी यहाँ पर विलेज में रहने से तो अच्छा है कि वो बीजिंग में जाकर रहे, उस रिच फैमिली के यहाँ पर। लेकिन तभी उसके माता-पिता से ये सब सुनने के बाद सियाओ फान भी टूट चुका था पूरी तरीके से, जिसके बाद वो इमोशनल होकर रोने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके रिश्तेदार आकर उसे डिस करने लगते हैं कि तुम्हें तो अभी कमरे में होना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से, इतना पैनिक होना अच्छा नहीं है। लेकिन तभी अचानक जब वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जा रहे थे उठाकर, तभी उसके सामने वो लड़का आ जाता है, जो कि कहानी में हमें देखने को मिला था स्टार्टिंग में। लेकिन तभी लोफान से अभी उसे कहने लगता है देख कर के मिस्टर बेई, जिसके बाद वो उसके कंधे के ऊपर ही बेहोश होकर गिरता है। लेकिन तभी वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं कि कैसा लड़का है कि मिस्टर बे के कंधे पर ऐसे बेहोश होकर गिर गया। लेकिन तभी अचानक से हमें बताया जाता है कि फांसियाओ अपनी ज़िंदगी के बॉटम में था, जब उसकी ज़िंदगी में मिस्टर बे आया,
और वो दोनों ही अभी उनके रिलेशनशिप में क्लोज़ होने वाले थे, इस बात से अनजान कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से उसकी वजह से बदलने वाली थी। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बे उसे उसके कमरे में लाकर बेड के ऊपर पटक देता है। लेकिन तभी अचानक से वो उसको देखते हुए कहने लगता है कि ठीक है, हम कमरे में आ चुके हैं, अपना नाटक बंद करो। लेकिन तभी लूफांसिया भी उठ के हुए उसे कहने लगता है कि तो तुमने मुझे पकड़ लिया ब्रो। लेकिन तभी मिस्टर बे उसे कहने लगता है कि दरअसल तुम करने की क्या कोशिश कर रहे थे? कहाँ पर जा रहे हो तुम? लेकिन तभी अचानक से वो उसे कहने लगता है कि आज रात यहीं पर रुको। इसके बाद वो लड़का भी चौंक कर देखने लगता है। लेकिन तभी बेई फांसिया के करीब आकर उसका चश्मा उतार देता है और आके उससे वो कहता है कि जाओ जाकर शावर लो। जिसके बाद लो फांसियाओ बाथरूम के अंदर जाकर अपने आप को ठीक से धुलाकर कपड़े चेंज करके बाहर आकर बेआई से कहने लगता है कि ब्रो मैं तैयार हूँ अभी। लेकिन तभी उसे देखने के बाद बे भी उसके करीब आकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक से देखते हुए बे भी उसे कहने लगता है कि क्या तुमने अपने बाल नहीं धोए? लेकिन तभी फांसियाओ भी उसे कहने लगता है कि बाल के धोने से पानी बर्बाद हो जाएगा और ज़्यादा। लेकिन तभी उसे बाथरूम के अंदर धकेलते हुए वो उसे शॉवर करवाने लगता है। और आगे हमें फिर से बैकग्राउंड में ये बताया जाता है कि पहली बार था जब फांसिया को पता चला था कि शहर में शॉवर का मतलब होता है कि सर के ऊपर से पूरी तरीके से नहाना। जहाँ पर आगे हम देखते हैं कि भाई उसे देखते हुए शॉवर करा रहा था उसी हालत में। लेकिन तभी अचानक से वो उसके हाथ में शावर को देते हुए कहने लगता है कि वहाँ पर शैम्पू और बॉडी वॉश रखा हुआ है, अच्छे से नहा लो। और फिर उसके बाद वो बाथरूम के बाहर चला जाता है और वो लड़का फांसिया भी अच्छे से अपने आप को क्लीन करने लगता है। लेकिन तभी वो उसकी बहन के बारे में भी सोच रहा था, यानी कि उस लड़के भाई के बहन के बारे में जो कि उसकी अभी वाइफ थी, कि कैसे उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसने उसे जाने को बोला था। लेकिन तभी नहाने के बाद वह बात रियलाइज़ करता है कि उसके कपड़े उसके कमरे में ही रह गए थे, जिसकी वजह से वो उसके वाइफ के भाई को बताने लगता है कि दरअसल ब्रो मेरे कपड़े। लेकिन तभी वो उसके अंडरवियर देते हुए उसके साथ टीज़ करने लगता है। लेकिन तभी ना चाहते हुए भी फांसिया को उसके सामने ही कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही बेड के ऊपर बैठे हुए थे सोने से पहले। लेकिन तभी अचानक से वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बहन ने शादी के यहाँ पर मुझे बताया था कि तुम प्लेयर हो। लेकिन तभी बे भी उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं प्लेयर से गाना सुन रहा हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे? जिसके बाद वो उसके कानों में हेडफ़ोन्स लगाते हुए कहने लगता है कि हम कल दोपहर को यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तभी इरफ़ान को स्माइल करते हुए भाई भी उसे कहने लगता है कि तुम अच्छे स्माइल कर रहे हो। लेकिन तभी हँसते हुए वो कहने लगता है कि क्या तुमने शैम्पू और बॉडी वॉश को एक साथ करके नहाया? जिसके बाद भाई भी नहाने के लिए अंदर चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि आधी रात हो चुकी थी और वो दोनों एक साथ सो रहे थे। लेकिन तभी लूफांसिया भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रहा था भाई के सामने, जिसके बाद वो उससे डिस्टेंस बनाकर सोता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि फांसिया की माँ उसके वाइफ के फादर को बता रही थी कि दरअसल मेरा बेटा बहुत ही शांत, इनोसेंट और अच्छे स्वभाव का है, वो अच्छे से रहेगा, वो वेल बिहेव्ड है। लेकिन तभी अचानक से वो उसकी बहन को पूछने लगता है कि दरअसल मेरे भाई का वो वीडियो प्लेयर कहाँ पर है? लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहने लगती है कि वो तो मैंने तोड़ दिया, जिसके ऊपर वो उससे चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी लूफांसिया की बहन भी उन्हें टीज़ करते हुए कहने लगती है कि तुम लोग इतने ज़्यादा गरीब हो, वो सीडी प्लेयर तो 3000 वन का था और अभी तुम लोग वो दे भी नहीं पाओगे। जिसके ऊपर गुस्सा करते हुए फांसिया की माँ उसकी बेटी के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी भाई के बहन के पिता यानी कि फांसिया के ससुर जी भी उसे डाँटने लगते हैं उनकी बेटी को कि तुम अपनी सास के सामने ऐसे बातचीत कैसे कर सकती हो? जिसके बाद वो एटीट्यूड के साथ फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से जब वो उसे अलविदा कहने वाली थी, वो सीडी प्लेयर के पैसे देने लगती है। लेकिन तभी भाई रुकते हुए कहने लगता है कि दरअसल लो फांसिया हो मेरे जीजा जी है और हम सभी फैमिली है, इसकी वजह से आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद इमोशनल होते हुए लूफान से वो अपनी फैमिली से विदा ले लेता है। लेकिन तभी अचानक से जब उनकी गाड़ियाँ निकलने लगती है, तभी फांसिया ये बात नोटिस करता है कि उसकी माँ उन गाड़ियों के पीछे ही दौड़ने लगती है, जहाँ पर वो गाड़ी रुकवाने को बोलकर उसकी माँ के करीब चला जाता है, जो कि उसके हाथ में उसकी अंगूठी रखते हुए कहने लगती है कि अगर किसी ने भी भाई फैमिली में तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन तभी लूफान से अब उसकी माँ को कहने लगता है कि मैं नहीं ले सकता मॉम।
लेकिन तभी लूफान्सिया के फादर इन लॉ भी आकर उसकी माँ को कहने लगते हैं कि आप अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और उसकी माँ भी रोने लगती है इमोशनल होकर। लेकिन तभी फिर से गाड़ी में बैठने के बाद वो उसकी माँ की याद में ज़ोर से रोने लगता है, जिसके ऊपर उसकी वाइफ़ भी उसे ताना मारते हुए कहने लगती है कि तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो। लेकिन तभी भाई भी उसे अपना रुमाल दे देता है पोंछने के लिए उसके आँसू। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि शाम को वो बीजिंग पहुँच जाता है, जहाँ पर भाई फैमिली के मेंशन को देखने के बाद उसकी आँखें चौकन्नी रह जाती है। जहाँ पर हमें फिर से बैकग्राउंड में बताया जाता है कि लो फांसिया उस बंगले को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस फ़ील कर रहा था, क्योंकि वो एक छोटे से विलेज से इतने बड़े शहर में आ गया था। लेकिन तभी भाई के बंगले में एंटर करने के बाद एक नौकरानी जिसका नाम लिन है, वो लूफान सियाओ का स्वागत करते हुए कहने लगती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ मैनेज करती हूँ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सारा घर दिखाऊंगी। जिसके बाद वो भाई फैमिली का सारा मेंशन उसे घुमाकर दिखाने लगती है और बाकी सारे रूल्स भी उसे बताने लगती है। लेकिन तभी उसका कैमरा दिखाते हुए वो नौकरानी लिन भी उसे कहने लगती है कि दरअसल बेटा मुझे माफ़ करना, तुम्हें इतना छोटा कमरा दिया गया है यहाँ पर। लेकिन तभी लू फेंगसियाओ भी उस नौकरानी लिन को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये कमरा तो मेरे घर से भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन तभी आगे वो उससे कहने लगते हैं कि दरअसल भाई फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, इसकी वजह से वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसके कमरे को देखने के बाद लू फांसियाओ को भी याद आता है कि कैसे गाड़ी में बैठने से पहले उसकी माँ ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हुए थे। जहाँ पर उसने उसे कहा था कि अगर भाई फैमिली ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो उसे ज़रूर बताना। लेकिन तभी उसे लोगों के ताने भी सुनने मिलते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग उसका मज़ाक बना रहे थे कि वो बस एक बड़े पेचेक के लिए शादी कर रहा है, एक बड़ी शहर की लड़की से। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि वो आंटी रेन की मदद कर रहा था टेबल पर खाना रखने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले भाई आ जाता है खाने के लिए। लेकिन तभी उससे वो पूछता है कि उसकी वाइफ़ कहाँ पर है, जो कि उसे इग्नोर करते हुए खाना खाने लगती है। जिसके बाद वो उसके फादर इन लॉ के केबिन में जाकर उससे बातचीत करने लगता है, ये कहते हुए कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसके फादर इन लॉ भी उसे कहने लगता है कि बेटा, तुम्हें कॉलेज अपना कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन तभी वो उनसे कहने लगता है कि आपको वादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे गाँव में तो छोटे-बड़े काम भी कर लेता था, यानी कि मैं खेत में भी काम कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक भाई भी उसकी तरफ अपने पेपर को फ़ोल्ड करते हुए देखकर कहने लगता है कि दरअसल तुम भाई फैमिली के दामाद हो, इसकी वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है। इसकी रन करने की कोशिश मत करो, मेरे पापा जैसे कहते हैं वैसा करो। लेकिन तभी उसके पापा से कहने लगते हैं कि दरअसल हम तुम्हारे लिए एक ट्यूटर रखेंगे जो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। लेकिन तभी भाई भी उसके पापा को कहने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ही इसे सब कुछ सिखा दूँगा। जिसके बाद कमरे में वो भाई का इंतज़ार करते हुए बहुत ही नर्वस फ़ील कर रहा था। लेकिन तभी भाई वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक बैग भर के उसके लिए नए कपड़े लेकर आया था। लेकिन तभी उन सारे कपड़ों को देखते हुए लूफ़ान्सिया भी उसे कहने लगता है कि दरअसल इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। लेकिन तभी भाई भी उसे कहने लगता है कि चुपचाप इसे ट्राई करो, और इनमें से तुम्हें कौन-से कपड़े नहीं आते मुझे बताओ, मैं उन्हें एक्सचेंज करके तुम्हें ला कर दूँगा। लेकिन तभी आगे भाई देखता है कि वो उसके सामने ही कपड़े चेंज करने लगता है। लेकिन तभी आगे भाई भी उससे चेकआउट करने लगता है, कहते हुए कि खड़े रहकर मुझे बताओ कि तुम्हें कपड़े कैसे लगे। लेकिन तभी आगे के दूसरे कपड़े पहनते हुए लूफान से अभी से कहने लगता है कि दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन तभी जब फांसिया उसकी पैंट को उतार कर कपड़े चेंज करने लगता है, तभी भाई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और वो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। लेकिन तभी पैंट पहनने के बाद फांसिया अब ऐसे कहने लगता है कि दरअसल भाई ये पैंट तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। लेकिन तभी भाई भी उससे कहने लगता है कि दरअसल यहाँ पर ऐसे ही पैंट पहनते हैं तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से अंडरवियर की बारी थी पहनने की। लेकिन तभी भाई भी उसे कहकर चला जाता है वहाँ से कि जल्दी से सो जाओ, हम कल से तैयारी करेंगे तुम्हारे सारे ट्यूशन्स। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि भाई उसे पढ़ा रहा था। लेकिन तभी उसे पकड़ाते हुए भाई उसे नया सीडी प्लेयर दे देता है, ये कहते हुए कि इसे सुना करो, इससे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। लेकिन तभी फांसियो भी डरते हुए से कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। लेकिन तभी उसकी बात को इग्नोर करते हुए भाई भी उसे सीडी प्लेयर के वो हेडफोन्स लगाकर गाना सुनाने लगता है,
और तभी बिटर स्वीट लव का पहला एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी हाइप ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकेगा। तो मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड के एक्सप्लेन में।